हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स। और फिजिक्स का हम 4th चैप्टर स्टार्ट किए हैं जो है सरल रेखा में गति। इस चैप्टर का ये दूसरा लेक्चर है और आज के इस वीडियो में हम ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। एक है सदिशों का निरूपण, तो सदिशों का निरूपण कैसे करते हैं इसको हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे सदिशों के सभी प्रकार। तो सदिश के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनको एक एक करके हम सभी को जानने वाले हैं। ठीक है ना, कि एकांक सदिश क्या होता है, ऋणात्मक सदिश क्या होता है, इस तरीके से सब हम जानेंगे। ठीक है ना, चलिए जी स्टार्ट करते हैं, अब समझ लेते हैं। ठीक है ना, चलिए मैं यहां पे बता दूं, समतल में गति हमारा चैप्टर है। ठीक है ना, ठीक है, समतल में गति चैप्टर है, चैप्टर 4 हमारा ये है। ठीक है, इससे पहले मैं चैप्टर फिर से शुरू करूं, ठीक है ना, इससे पहले मैं बता दूं इसका अगर पार्ट 1, अगर आपने इसका पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को देखने के पश्चात आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स के नाम से दे दिया है, उस पर क्लिक करेंगे ना तो चैप्टर वाइज सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहां से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम आते हैं कि सदिशों का निरूपण। अब सदिशों का कैसे हम निरूपण करते हैं, कैसे करते हैं इसे भी समझ लेते हैं। ठीक है ना, सदिशों का सबसे पहले निरूपण का मतलब क्या होता है कि सदिशों को कैसे हम दर्शाते हैं, कैसे इसको निरूपित करते हैं। तो जब किसी भी राशि को, ध्यान से याद रखेंगे कि हम क्या कह रहे हैं, जब कोई भी राशि है, जब कोई भी राशि, किसी भी राशियों को, ठीक है ना, अगर हमें सदिश रूप में व्यक्त करना है, ठीक है ना, सदिश रूप में व्यक्त करना है या सदिश रूप में निरूपित करना है, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये F बल है। अब इसको हमें सदिश रूप में निरूपित करना है तो हम कुछ नहीं करते हैं, इसके ऊपर एक क्या करते हैं, एरो का चिन्ह दिखा देते हैं। समझ रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी भी राशि को सदिश रूप में निरूपित करने के लिए हम उसके ऊपर एरो का चिन्ह लगा देते हैं, यही बात है जी। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि जिस भी राशि को सदिश रूप में लिखना होता है, कोई भी राशि है, ठीक है ना, जिस भी राशि को सदिश रूप में लिखना होता है, जैसे कि बल है, इसको सदिश रूप में लिखना है तो उसके ऊपर एरो बना देते हैं, उसके ऊपर क्या, एरो का चिन्ह बना देते हैं। बात समझ में आया कि किसी भी राशि को सदिश रूप में लिखने के लिए उसके ऊपर एरो का चिन्ह लगा देंगे। जैसे कि सपोज दैट एग्जांपल से मैं आपको थोड़ा समझा दूं। जैसे एग्जाम्पल में कैसे, जैसे कि मान लेते हैं बल है, तो सदिश रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या कर देंगे, बल के ऊपर F क्या लगा देंगे, यह हम एरो का चिन्ह लगा देंगे, यह हमारा सदिश में निरूपित हो गया। जैसे कि या तो आप ऐसे करें या मैं आपको बताता हूं, ये जो सदिश है, ये जो बल है ना, इसको क्या करें, इसको मोटा मतलब बोल्ड करके लिख दें, बोल्ड करके इसको लिख दें, ये भी हमारा हो जाएगा इस तरीके से। समझ रहे हैं। तो या तो आप ऊपर एरो का चिन्ह लगा दें या इसको बोल्ड करके लिख दें, यही हमारे लिए हो जाएगा। ये पता चल जाएगा कि सदिश रूप में है। एनसीईआरटी में ज्यादातर, एनसीईआरटी के सभी, एनसीईआरटी का जो बुक है ना, उसमें ये बोल्ड करके ही लिखा गया है सदिश को, पर ज्यादातर हम ऐसे ही बना देते हैं, F के ऊपर जो क्या एरो का चिन्ह लगा देंगे, जिससे हमें पता चलेगा ये सदिश है जी। ठीक है ना, इतनी बात समझ के अब चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अब हम ये जान लेते हैं। ठीक है, पहली बात, आपको सदिशों का निरूपण में इतनी बात आपको सबसे पहले बेसिक पता चला या नहीं। ठीक है ना, बेसिक इतनी बात पता चल गई होगी। ठीक है ना, ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं, ये जो हमारा एरो है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ चीजें हैं, सब कुछ आपको समझा दिया जाए। जैसे कि ये एरो का चिन्ह है, जैसे ये एरो का चिन्ह है, ठीक है ना, एरो है ये, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहा हूं, तो ये देखिए हमारा एरो का ये चिन्ह है। इसमें देखिए यहाँ पे जो ये है ना, इसको हम कहते हैं पूंछ, इसका नाम क्या है, इसे हम कहते हैं पूंछ। इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है ना, इसको हम फ्रंट कहते हैं या सिरा कहते हैं। ठीक है ना, सिरा। ठीक है, तो
तो या इसको क्या कहते हैं, पूंछ कहते हैं, इसको सिरा कहते हैं। और इसकी जो लंबाई है ना दोस्त, इसकी जो लंबाई है, इसकी जितनी लंबाई है वो किसके बराबर होता है, तो इसकी जो लंबाई होती है ना, लंबाई, वो याद रखेंगे इसके परिमाण के बराबर होता है, इसके परिमाण के बराबर होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और भी हम कुछ बातें हैं वो बता दें आपको, ठीक है ना। चलिए, ये थोड़ा सा मैं नीचे लिखना चाहिए था, बट कोई नहीं, अभी हम इसको समझाएंगे, पहले इसके बारे में और भी हमें जानना है। अच्छा, मान लेते हैं हम किसी भी सदिश को, किसी भी राशि को अगर सदिश रूप में व्यक्त करना है तो हम इस तरीके से व्यक्त कर दे रहे हैं, उसके ऊपर क्या लगा दे रहे हैं, एरो का चिन्ह लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। और मान लेते हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं नोट्स में कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से आप समझेंगे इसको, ठीक है ना। इसको मैं अभी इसके नीचे आप लिखिएगा, बाद में हम बताएंगे, तो पहले समझिएगा। अगर मान लेते हैं ये सदिश रूप में है, ठीक है ना, ये सदिश है, ठीक है, ये सदिश है हमारा। अब इसका मतलब क्या है, सदिश f का मतलब, f के ऊपर ये हमारे पास एरो का चिन्ह लगा दिए हैं, इसके मतलब क्या है कि इसमें दिशा भी है और प्लस परिमाण है, परिमाण है, ठीक है ना। दिशा और परिमाण है, इसीलिए यहाँ पे सदिश में एरो का चिन्ह लगाया गया है, ठीक है ना। परंतु यदि यहाँ पे केवल ये f है, f सदिश है, इसके ऊपर अगर मॉड हम लगा देते हैं तो मॉड का इसका मतलब ओनली क्या है, इसका मतलब ओनली इसमें परिमाण है, ठीक है ना। ओनली मतलब परिमाण है, मतलब किसी भी राशि को अगर सदिश रूप में व्यक्त करना है तो उसके ऊपर हम एरो का चिन्ह लगा देते हैं। और किसी भी राशि को, यहाँ पे मैं नोट में फिर से लिख दे रहा हूं कि किसी मतलब राशि को, किसी भी राशि का हम लिख देते हैं, राशि का अगर परिमाण हमें लिखना है, राशि को परिमाण अगर मैं व्यक्त करना है तो केवल मान लेते हैं ये f एक सदिश राशि है, इसको अगर परिमाण में व्यक्त करना है तो हम यहाँ पे बोल्ड का ऐसे चिन्ह लगा देते हैं, या ओनली हम इसको f लिख देंगे, ओनली f, समझ रहे हैं। तो अगर कोई भी, मतलब मेरा कहने का टोटल मतलब यही है दोस्त, ठीक है ना। आपको ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा तो आप परेशान नहीं होंगे, आपको धीरे धीरे सब समझ में आएंगे, एक बार में नहीं आता समझ में, ठीक है ना, क्योंकि नया अभी शुरुआत कर रहे हैं, हर चीज़ें आपको डीप में समझना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। हम केवल इतना बता रहे हैं कि कोई भी राशि है, ठीक है ना, जैसे बल है, ठीक है ना, तो अगर हम बल को जो F से संकेत है, तो यदि किसी भी राशि को अगर हम सदिश बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उसके ऊपर हम एरो का चिन्ह लगा देंगे। तो वही लिखा गया है कि जिस भी राशि को सदिश रूप में व्यक्त करना होता है उसके ऊपर हम एरो का चिन्ह लगा देते हैं। किसी भी राशि का एरो का चिन्ह मतलब सदिश का मतलब क्या होगा, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, सदिश हो गया। कोई हमें ऐसा दिखाना है जिसका केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, जैसे अदिश राशियों में, तो उसके लिए अदिश राशियों के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि ये ऐसे ही सेम टू सेम है, इसके आगे पीछे हम मॉड का चिन्ह लगा देंगे, तो इसका मतलब इसमें ओनली परिमाण है, मतलब राशियों का परिमाण के लिए हम ऐसे दर्शा देते हैं, या f। और यदि कोई भी राशि का अगर सदिश रूप में व्यक्त करना है तो f के ऊपर चिन्ह दर्शा देंगे या बोल्ट में f लिख देंगे, ठीक है ना। आशा करता हूं कि इतनी बात आपको आसानी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है। अच्छा, अगर जिनको ये समझ में नहीं आया कि सर मतलब कैसे पता चलेगा कि f, ये मतलब कैसे पता चला कि दिशा और परिमाण दोनों है, तो जैसे हम एग्जाम्पल कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल उत्तर के दिशा में लगा, ठीक है ना। ध्यान से आप समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ, डीप में मैं बातें ये सब कर रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब हम ये कह रहे हैं कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में लगाया गया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि कोई भी वस्तु है तो उस पर 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, और किस दिशा में लगाया जा रहा है, तो उत्तर के दिशा में लगाया जा रहा है।
तो देखिए यहाँ पे जो दिशा, क्या आपको दिशा पता चल गया कि कोई वस्तु है उसको उत्तर दिशा में बल लग रहा है और उसका परिमाण कितना है, देखिए 5 न्यूटन, ये इसका परिमाण है कि नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें दिशा और परिमाण दोनों है, तो वही हमारा सदिश निरूपण हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। और केवल परिमाण का मतलब क्या है दोस्त, केवल परिमाण का ये मतलब है कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि इसमें ओनली ये बताया गया है कि कोई वस्तु पर 5 न्यूटन का या 10 न्यूटन का बल लगाया गया है, बट यहाँ पे 5 न्यूटन का बल लगाया गया है, बट किस दिशा में लगाया गया है ये नहीं बताया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे दिशा ना हो, केवल परिमाण हो, उसको ऐसे दर्शाएंगे, और जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो उसको हम ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर चिन्ह लगाकर एरो का, और जिसमें केवल परिमाण हो उसको चिन्ह लगा रहेगा, उसके ऊपर मॉड भी हम लगा देंगे। आशा करता हूँ इतनी बात आप समझ के होंगे। चलिए, इतना आपको सदिश के निरूपण में जानना था। अब देखिए ये लाइन लिखिएगा, ये लिख लीजिएगा, ये सभी लिखने के बाद अब आप यहाँ पे हेडिंग डालिएगा, इसको किस सदिशों के प्रकार, और किसके आधार पे हम कह रहे हैं, वस्तु की गति के आधार पर हम ये बता रहे हैं, ठीक है ना। सदिशों का प्रकार किस में बता रहे हैं, वस्तु की गति के आधार पर हम बता रहे हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक हमारा होता है ध्रुवीय सदिश और एक होता है अक्षीय सदिश। अब ध्रुवीय सदिश क्या होता है, अक्षीय सदिश क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट पहले आप ले लें। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा ही चेहरा लाइटिंग का थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा पहले, अब तो ठीक लग रहा है ना। चलिए ठीक है ना, चलिए कोई नहीं, हम समझ लेते हैं एक एक करके। तो ये अभी तक हमने ये सब जाना, अब हम जानेंगे सदिशों के प्रकार। तो सदिशों के पहले तो 2 प्रकार होते हैं, इसको समझ लेते हैं। सदिशों के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है ध्रुवीय सदिश, एक होता है अक्षीय सदिश। अब ध्रुवीय सदिश का मतलब क्या है कि वे सदिश, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है ध्रुवीय सदिश के बारे में, कि यहाँ पे कह रहा है कि वे सदिश राशियां जिनकी दिशा वस्तु की गति की दिशा की अनुदिश अथवा उनके विपरीत दिशा में हो, उसे हम ध्रुवीय सदिश कहते हैं। मतलब ऐसी सदिश राशियां जिनकी दिशा, ठीक है ना, वस्तु की गति की दिशा में हो या जस्ट उसके विपरीत दिशा में हो, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम ध्रुवीय सदिश कहते हैं। समझ रहे हैं, ध्रुवीय सदिश का मतलब आप समझ के हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये है दोस्त, देखिए कहने का मतलब कुछ खास नहीं, कहने का यहाँ पे मतलब ओनली सा यही है कि जैसे कि यहाँ पे एक रेखा हम दिखा दे रहे हैं, जैसे कि ये हमारा रेखा है, ठीक है ना, ये हमारे पास एक रेखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रेखा है। अब ये वस्तु की गति की दिशा है, तो वस्तु की गति की दिशा या तो सीधा वस्तु इस ओर गति कर रहा है और इसी ओर इसकी दिशा भी है। तो ये हमारा हो जाएगा, कह रहा है कि वे राशियां, मतलब वे सदिश राशियां जिनकी जो दिशा है ना वस्तु की गति की दिशा में हो, तो ये वस्तु भी इधर ही गति कर रहा है और इसकी दिशा भी इसी ओर है, ठीक है ना। और उसके बाद या तो दिशा मतलब गति की दिशा में हो या उसके जस्ट विपरीत दिशा में हो। विपरीत का मतलब जस्ट उसके विपरीत या तो इधर हो। समझ रहे हैं, तो यही कहा जा रहा है कि वे सदिश राशियां जिनकी जो दिशा होती है वस्तु की गति की दिशा के अनुदिश हो या यहाँ पे अथवा उसके विपरीत हो या तो उसके जस्ट विपरीत हो, तो उसे ही हम ध्रुवीय सदिश कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो ध्रुवीय सदिश में आप ये चिन्ह आप दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। ध्रुवीय सदिश के लिए आप ये चिन्ह दर्शा सकते हैं, ये आपका ध्रुवीय सदिश हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे कि विस्थापन, बल, वेग, त्वरण आदि, ये सब आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना।
यह हमारा क्या हो जाएगा, ध्रुवीय सदिश का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला आता है अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि जब कोई वस्तु घूर्णीय अक्ष के चारों ओर गति करता है, ठीक है ना, तो राशि उसकी दिशा के घूर्णीय अक्ष के अनुदिश होती है तो अक्षीय सदिश कहलाता है। मतलब यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है दोस्त, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। आपको ये समझना है कि जब कोई भी वस्तु है, कोई भी राशि है, जब कोई भी सदिश राशि है, ठीक है ना, वो अपने अक्ष पर घूर्णीय गति करता है, अपने अक्ष पर ही घूर्णीय गति करता है। तो यहाँ पे घूर्णीय गति का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि आपके घर में जो फैन है, पंखा है, तो ऊपर जो पंखा छत के ऊपर लगा होता है तो वो घूर्णीय गति करता है, अपने अक्ष पर ही गति कर रहा है। तो उसी की बात कर रहे हैं कि जब, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब कोई भी वस्तु घूर्णीय अक्ष के चारों ओर गति करता है, घूर्णीय अक्ष जैसे कि पंखा है वो घूर्णीय अक्ष के चारों ओर गति कर रहा है, तो यदि वो गति करता है तो उस राशि उसकी दिशा के घूर्णीय अक्ष के अनुदिश होता है। मतलब मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि जैसे ये आपका पंखा है, समझिएगा बाबू, ठीक है ना, ठीक है, ये आपका फैन है सपोर्टेड। अब चाहे थोड़ा सा मैं और ठीक है ना, ये हमारा अब ठीक हो गया। तो ये हमारे पास पंखा है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जब कोई भी वस्तु, ये इसका अक्ष है, घूर्णीय अक्ष है, घूर्णीय अक्ष है कि मतलब ये यहाँ पे इसी अक्ष पर यहाँ पर ये घूम रहा है, ठीक है ना। तो जब कोई भी वस्तु अपनी घूर्णीय अक्ष पर गति करता है, ठीक है ना, घूर्णीय अक्ष के चारों ओर गति करता है, घूमता है, तो वो राशि उसकी दिशा के घूर्णीय अक्ष के अनुदिश होता है। घूर्णीय अक्ष के अनुदिश का मतलब ये है कि जब ये गति इस तरीके से, मान लेते हैं ये पंखा है, ये जो गति कर रहा है इसकी गति की दिशा इस ओर है, इस तरीके से गति कर रहा है, इस तरीके से। तो जब इस तरीके से वो गति करेगा ना, तो ये इसकी गति की जो दिशा होगी वो इस ओर होगी, घूर्णीय अक्ष की दिशा में होगी। यही केवल कहने का मतलब है। तो ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, अक्षीय सदिश कहते हैं। कि जब कोई भी वस्तु या कोई भी राशि अगर अपने घूर्णीय अक्ष के चारों ओर घूमता है तो उसका जो घूर्णीय अक्ष के क्या होता है, उसकी जो दिशा होती है वो घूर्णीय, उसकी जो दिशा होती है ना वो घूर्णीय अक्ष के दिशा में ही अनुदिश होता है। तो ये है जी, एक दो बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसका केवल कहने का मतलब है कोई भी वस्तु अगर इस दिशा में गति करता है तो वो उसकी जो गति की दिशा होगी ना वो आगे की ओर घूर्णीय अक्ष के दिशा में ही होता है, मतलब आगे की ओर होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो इतनी बात समझ के ना, तो ये हमारे सदिशों के प्रकार थे। तो ये दो हमने पढ़ लिए। अब हमें ना ज़्यादातर ये तो इम्पोर्टेंट है ही, इससे भी ज़्यादा अब इसके जो ध्रुवीय हमारे सदिश हैं इसके 8 प्रकार मोस्टली होते हैं। वही 8 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको अब हम जानने वाले हैं। तो एक एक करके आप ध्यान से समझेंगे, इसके अब प्रकार पर डिस्कस करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट चलिए जी, तो अब हम आ गए अपने मेन टॉपिक पे, जो है सदिशों के प्रकार में। यही है हमारा मेन टॉपिक, जो है ध्रुवीय सदिशों के प्रकार। अब ध्रुवीय सदिशों के कितने प्रकार होते हैं, कैसे होते हैं, समझिएगा। सप्रारंभिक सदिश, तो सहप्रारंभिक सदिश है, एक है सह टर्मिनल सदिश। पहला हमारा सह प्रारंभिक सदिश है। देखिए अब एक एक प्रकार को डिस्कस करेंगे। इसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं, मोस्टली हम कहें तो 8 प्रकार होते हैं। एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम सह प्रारंभिक सदिश को डिस्कस कर लेते हैं। सह प्रारंभिक सदिश का मतलब वे सदिश जो एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक सदिश, सह प्रारंभिक सदिश कहते हैं, ठीक है ना। उसे सह प्रारंभिक सदिश कहते हैं। तो यहाँ पे उसे तो लिखा नहीं गया है, तो यहाँ पे ओनली सह ही हम लिख देते हैं, सह,
ठीक है ना, यही इतना ही हो जाएगा। तो जब मतलब वे सदिश जो एक ही बिंदु से क्या होते हैं, एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं, ठीक है ना, एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं, उसे सह प्रारंभिक सदिश कहते हैं। मतलब एक ही बिंदु से, ऐसा कोई भी सदिश जो एक ही बिंदु से क्या होंगे, प्रारंभ होंगे, स्टार्ट होंगे। जैसे कहने का मतलब है ये एक बिंदु है, ठीक है ना। अब इस बिंदु से मान लेते हैं ये हमारा 3 सदिश यहाँ से निकल रहे हैं, ये इस तरीके से। ये मान लेते हैं हमारा ए सदिश है, ये सदिश मान लेते हैं बी है, ये सदिश सी है। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा सदिश, मतलब ऐसे सदिश जो एक ही बिंदु से क्या होते हैं, प्रारंभ होते हैं, स्टार्ट होते हैं, तो उसे सह प्रारंभिक सदिश कहते हैं, ठीक है ना। आशा करता हूं कि आपको सह प्रारंभिक सदिश का मतलब समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। जैसे कि और भी हम एग्जांपल जैसे दे सकते हैं, जैसे कि ये मान लेते हैं वस्तु है कोई, ठीक है ना, ये कोई वस्तु है। अब इसके मान लेते हैं इस दिशा में ये हमारा एक है, हमारा एक सदिश है ए और एक है सदिश बी, ठीक है ना। तो देखिए एक ही बिंदु पर, ये कोई वस्तु का एक बिंदु है, इसी एक ही बिंदु से 2 सदिश निकले हुए हैं। तो हम वही कह रहे हैं कि वे सदिश, मतलब वे सदिश जो एक ही बिंदु से स्टार्ट होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को सह प्रारंभिक सदिश कहते हैं। समझ गए ना। चलिए अगला हमारा आता है दूसरा, जो है सह टर्मिनल सदिश। अब सह टर्मिनल सदिश क्या होता है समझिएगा, वे सदिश जो एक ही बिंदु पर समाप्त हो जाए उसे सह टर्मिनल सदिश कहते हैं, ठीक है ना। सह टर्मिनल सदिश कहते हैं। हालांकि सदिश इस तरीके से लिखा है, आप इधर से कर लीजिएगा, ठीक है ना। टाइपिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई होगी, सुधार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी सदिश, जैसे कि ये एक बिंदु है, ध्यान से समझेंगे, ये एक बिंदु है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है दोस्त कि यहाँ पे ये इस तरीके से ये 3 सदिश हैं, यहाँ पर आकर मिल रही हैं, समाप्त हो रही हैं। जैसे ये हमारा सदिश है, ये हमारे पास बी सदिश है, ये हमारे पास सी सदिश है। तो ऐसा सदिश जो एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। क्या होते हैं जी, समाप्त होते हैं। तो उसे ही हम सह टर्मिनल सदिश कहते हैं, उसे ही सह टर्मिनल सदिश कहते हैं कि ऐसा सदिश जो एक ही बिंदु पर समाप्त होते हैं उसे सह टर्मिनल सदिश कहते हैं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी 2 है, अभी एक एक करके सब समझेंगे। तीसरा हमारा आता है जो है हमारा संरेखीय सदिश, जिसे हम समांतर सदिश के नाम से भी जानते हैं। अब संरेखीय सदिश या समांतर सदिश क्या होता है समझिएगा, वे सदिश जिनकी दिशा समान हो उसे हम संरेखीय सदिश कहते हैं। सिंपल सा है कि ऐसा सदिश जिनकी क्या हो, जिनकी दिशा क्या हो, दिशा समान हो, उसे हम संरेखीय सदिश कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल से अगर हम आपको फिगर से समझा दें, तो जैसे ये हमारे पास ए एक सदिश है, ये हमारे पास ए एक सदिश है, देख सकते हैं इसकी दिशा इस ओर है। यहाँ पे सपोज डेट यहाँ पे एक और हमारे पास बी सदिश है, तो इसकी दिशा भी इसी ओर है। तो यही हम कह रहे हैं कि वे सदिश ए और बी, वे सदिश जिनकी दिशा क्या हो, दिशा समान हो, उसे हम संरेखीय सदिश कहते हैं। मान लेते हैं सपोज डेट कि ये एक सदिश है, ठीक है ना। जैसे ऐसे मान लेते हैं कि ये एक सदिश है जो है हमारा सी सदिश। अब यहाँ पे जस्ट इसी ओर यहाँ पे एक डी सदिश है जिसकी गति इस ओर है। तो ये भी देख रहे हैं ना, एक दूसरे की दिशा एक दूसरे के समान ही इधर ही है। तो वे सदिश जिनकी दिशाएं समान होती है उसे संरेखीय या समांतर सदिश कहते हैं। चलिए समझ गए होंगे। अगला आता है हमारा जो है विपरीत, क्या कह रहा है, विपरीत सदिश। अब विपरीत सदिश का मतलब क्या है कि वे सदिश जिनकी दिशा विपरीत हो उसे हम क्या कहते हैं, विपरीत सदिश कहते हैं। मतलब ऐसे सदिश जिनकी दिशा क्या हो, जस्ट एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो। तो ये नॉर्मल सी बात है, आप भी जान गए होंगे कि समांतर में दोनों इस ओर हो रहे हैं, तो असमांतर में क्या हो जाएंगे, एक की दिशा इस ओर है जो है ए है सदिश, ए सदिश है, ए सदिश मान लेते हैं स्मॉल ए ही है, ठीक है। तो इसकी दिशा इस ओर है। तो एक और जो सदिश है मान लेते हैं बी, इसकी जो दिशा होगा जस्ट उसके
विपरीत दिशा में होगा, जस्ट इसकी विपरीत दिशा में होगा। ये हमारा हो गया। या सपोज दैट हम ये भी मान सकते हैं कि ये हमारे पास एक सदिश है, मान लेते हैं C, जिसकी दिशा इस ओर है। तो जस्ट इसके विपरीत एक और हमारा जो क्या है सदिश है, जो है D, जस्ट इसके विपरीत है। तो वे सदिश जिनकी दिशा क्या होती है, दिशा विपरीत होती है, उसे विपरीत सदिश कहते हैं। अगला हमारा आता है समतलीय सदिश। समतलीय सदिश का मतलब वे सदिश जो सामान्य तल में स्थित हो, उसे हम समतलीय सदिश कहते हैं, उसे हम समतलीय सदिश कहते हैं। मतलब वे सदिश जो समान तल पर स्थित हो, उसे समतलीय सदिश कहते हैं। समान तल पर, समान तल का मतलब समझ रहे हैं ना, कि वे सदिश जो समान तल पर स्थित होते हैं। अब समान तल का मतलब ये है दोस्त कि जैसे एक हम फिगर से आपको समझा दें, ठीक है ना, ये हमारा समान तल हो गया। अब इसमें मान लेते हैं सदिश की दिशा, मान लेते हैं कोई इस ओर है, कोई किसी की दिशा इस ओर है, 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 किसी की दिशा इस ओर है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वे सदिश जो समान तल पर स्थित हो। तो ये देखिए हमारा समान तल है। देखिए एक ये हमारा क्या है, समतलीय है, मतलब समतलीय मतलब समान तल है। और ये भी यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, ये भी समतलीय, ये भी क्या है, समतलीय है। तो ये दोनों हमारे समतलीय हैं जी। तो वे ये हमारे मतलब तल पर स्थित है। जैसे ये समतलीय है तो इस पर सदिश दिखाया गया है, इस तरीके से ये है जी। समझ रहे हैं ना, दो यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि एक ये हमारा भाग है, एक ये भाग है, ये दोनों समतलीय हैं जी, और इसी पर सदिश हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप एक एक पॉइंट समझ रहे होंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लें, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है समान सदिश। छठा जो हमारा आता है जो है समान सदिश। अब समान सदिश का मतलब क्या होता है कि वे सदिश जिनकी दिशा और परिमाण दोनों समान हो, उसे समान सदिश कहते हैं। मतलब ऐसा राशि या ऐसा सदिश जिनकी दिशा और परिमाण दोनों ही समान हो, उसे समान सदिश कहते हैं। जैसे कि कहने का मतलब एग्जाम्पल से अगर हम इसको फिगर से समझाना चाहें तो जैसे मान लेते हैं सपोज डेट ये एक सदिश है जो है सदिश A, और जस्ट ये एक और सदिश है इसी के जस्ट इसी के जैसा, सेम टू सेम इसी के जैसा है, और ये है सदिश हमारा B, ठीक है ना। तो ऐसा सदिश जिनकी दिशाएं, देख रहे हैं ना, दिशाएं भी समान हो और इनका परिमाण भी समान हो। परिमाण का मतलब ये A जो है ना, जैसे जो सदिश A है वो सदिश B के क्या हो, बराबर हो, तो इसी को कहते हैं कि इनका परिमाण क्या हो, समान हो। तो देख रहे हैं दिशाएं भी समान है, परिमाण भी समान है, इसीलिए तो इक्वल हो गया है ना। तो वे सदिश जिनकी मतलब वे सदिश जिनकी दिशाएं भी समान हो और इनका परिमाण भी समान हो। तो परिमाण के लिए आप चाहें तो इस तरीके से मॉड भी लगा सकते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि इनका क्या है, इनका परिमाण है, ठीक है ना। बट इसलिए यहाँ पे इतनी बात आप समझ के हैं, ठीक है ना। बट इसमें अगर आप देखेंगे समान सदिश में तो इसमें दिशा के साथ साथ परिमाण है, इसलिए हम यहाँ पे मॉड नहीं लगाएंगे। केवल परिमाण होता ना तब मॉड लगाते, ठीक है ना। तो आप समझ के होंगे कि वे सदिश वे सदिश जिनकी दिशाएं समान हो और परिमाण भी समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, समान सदिश कहते हैं। परंतु अगर ऐसा हो कि सपोज डेट, थोड़ा ध्यान से अगर डीप में एक चीज हम बताएं तो ये ए सदिश है, ठीक है ना, और ये जस्ट विपरीत इसके बी सदिश हो, तो इसका देखिए अगर ऐसा हो ना तो यहाँ पे जो ए सदिश होगा, ठीक है ना, इसके आगे बी माइनस सदिश का हम लगा देंगे। मतलब इसका मतलब ये हमें इससे ये पता चलता है कि ए और बी परिमाण में तो समान है, परंतु यहाँ पे आगे माइनस का मतलब ये है कि ये दोनों की दिशाएं एक दूसरे से विपरीत हैं। मान लेते हैं ए की दिशा इस ओर है तो हमने इस ओर चिन्ह लगाया, अब बी की दिशा इस ओर है तो ऐसा नहीं है कि हम बी के ऊपर इधर चिन्ह लगाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा।
भैया चिन्ह तो हम इधर ही लगाएंगे, चिन्ह तो दिशा का, वेक्टर की जो दिशा होता है वो इसी ओर होता है, एरो का चिन्ह इधर ही हम लगाएंगे। बट क्या होगा, एरो कैसे मतलब विपरीत दर्शाने के लिए यहाँ पे माइनस आगे लगाया जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए जी, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला हमारा आता है 7th नंबर, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो है शून्य सदिश। अब शून्य सदिश क्या होता है समझिएगा, कि वह सदिश जिनका परिमाण शून्य हो और दिशा क्या है अनिश्चित हो, तो उसे हम शून्य सदिश कहते हैं। मतलब ऐसा सदिश जिनका परिमाण तो शून्य हो, ठीक है ना, और जिनका परिमाण तो शून्य हो और दिशा क्या है अनिश्चित हो, कोई पता ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, शून्य सदिश कहते हैं। शून्य सदिश का मतलब ना कोई ऐसा सदिश जिसके जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग, गुणा करने से उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है ना। तो वह सदिश जिनका परिमाण शून्य हो, ठीक है ना। तो वे सदिश जिनका परिमाण तो शून्य हो, ठीक है ना, परिमाण शून्य एवं दिशा अनिश्चित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, शून्य सदिश कहते हैं। जैसे कि सपोज दैट शून्य सदिश का मतलब ये है कि जिसके मतलब मान लेते हैं ये सदिश ए है, ठीक है ना, और हमें चाहिए यहाँ पे कुछ ऐसा जोड़ दें कि फिर से हमें सदिश ए ही आए। समझ रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन कर दें, अगर मान लेते हैं सदिश ये, सपोज डेट ऐसे हम मान लेते हैं ये सदिश बी है, और इसमें ऐसा हम माइनस कर दें कि सदिश बी ही आए। और ये मान लेते हैं सदिश सी है, इसमें ऐसा कुछ जोड़ दें कि हमारा सदिश क्या है यहाँ पे, मतलब ऐसा कुछ गुणा कर दें जिससे कि क्या आए, यहाँ पे शून्य आए, ठीक है ना। तो ऐसा क्या कर देंगे जी, तो अगर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर ए है तो इसमें अगर जीरो से हम जीरो अगर जोड़ देते हैं तब भी तो ये ए ही सदिश रहेगा। अगर इसमें जीरो हम घटा देते हैं तब भी बी में से जीरो चला गया तो बी ही आएगा। अगर हम सी में जीरो का गुणा करा देते हैं तो भी क्या आएगा, तो भी जीरो ही आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एक ऐसा सदिश है, वह सदिश जिनका परिमाण शून्य हो, वह सदिश जिनका परिमाण तो शून्य हो और दिशा अनिश्चित हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, शून्य सदिश कहते हैं। तो ये हमने एग्जाम्पल से समझाया, हालांकि ये सब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप परिभाषा इसकी याद कर लेंगे, ठीक है ना, केवल परिभाषाएं आप याद कर लेंगे, बहुत है जी, ठीक है ना। चलिए, इसका केवल शून्य सदिश का यहाँ पे गुण धर्म है, इसको भी आप याद कर लेंगे। सबसे पहले कह रहे हैं इसका निम्नलिखित गुण होते हैं। सबसे पहला इसका गुण है कि वह सदिश जिनका परिमाण शून्य हो और दिशा अनिश्चित हो, तो उसे शून्य सदिश कहते हैं। समझ रहे हैं, कि वह सदिश जिनका परिमाण शून्य हो और दिशा अनिश्चित हो, तो उसे शून्य सदिश कहते हैं। परिमाण शून्य होने का मतलब क्या है, ये भी आप समझ लीजिए, कि वह सदिश जिनका परिमाण तो शून्य हो, जैसे कि एग्जाम्पल में मान लेते हैं ये ए सदिश है, और इसमें हम अगर परिमाण शून्य हो मतलब शून्य जोड़ देते हैं तब भी हमारा ए ही सदिश आएगा। तो वह सदिश जिनका परिमाण तो शून्य है और दिशा अनिश्चित हो, तो उसे शून्य सदिश कहते हैं। ये हमने यहाँ से शून्य सदिश का परिभाषा ही केवल लिख दिया गया है, तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरी बात यहाँ पे गुणधर्म ही तो है, गुणधर्म ही तो परिभाषा होता है ना, इसलिए। अगला कह रहे हैं किसी भी सदिश में जीरो को घटाने पर उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। सही बात है, कोई भी सदिश है, आप खुद देख लीजिए, मान लेते हैं यही सदिश ए है और इसमें हम जीरो को अगर घटा देंगे तो क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, फिर भी तो यही सदिश आएगा ना। तो वही कह रहा है कि वह सदिश जिसमें मतलब किसी भी सदिश में जीरो को घटा देने पर भी उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, सेम टू सेम ही है, ठीक है ना। तो ये बात समझ के होंगे। तीसरी बात कह रहे हैं किसी भी सदिश को शून्य दिशा, ठीक है ना, शून्य सदिश से गुणा करने पर शून्य हो जाता है। मतलब सिंपल सी बात है कि किसी भी सदिश में अगर शून्य सदिश से गुणा करेंगे तो, ठीक है ना, शून्य सदिश का मतलब आप समझ ही गए होंगे। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास ए सदिश है और इसमें अगर हम शून्य से गुणा करेंगे तो ये शून्य आ जाएगा।
तो किसी भी सदिश में अगर शून्य सदिश से गुणा करेंगे तो शून्य आ जाता है, तो वो शून्य हो जाता है, ये भी बात सही है। तो गुणा तो आप या तो ऐसे दर्शा सकते हैं, शून्य सदिश में ऊपर आप सदिश दिखा सकते हैं, तो या तो ऐसे कर दें, या आप गुणा दो प्रकार से होता है, या तो आप ये सदिश ए है और यहाँ पे बिंदु डालकर और यहाँ पे ओ लिख दें, ओ मतलब ओ नहीं जीरो लिख दें, तो ये हमारा हो जाएगा शून्य। तो गुणा दो प्रकार से होता है, एक तो डॉट के रूप में, ठीक है ना, और एक हमारा क्या होता है, एक तो डॉट के रूप में होता है और एक हमारे सदिश के रूप में होता है, ठीक है ना। एक हमारा डॉट के रूप में होता है और एक हमारा सदिश के रूप में होता है। अगर डॉट के रूप में डॉट डॉट गुणा होता है तो ये ऊपर सदिश का चिन्ह नहीं आएगा, ठीक है ना, परंतु अगर गुणा का चिन्ह से आप कर रहे हैं तो सदिश के ऊपर मतलब कोई भी राशि है उसके ऊपर एरो का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना। ठीक है, इतनी बात आप समझ के होंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ना ये होता है दोस्त कि जैसे ये जो गुणा हुआ है ना, ये सदिश गुणन हुआ है, ठीक है ना, सदिश गुणा यहाँ पे हुआ है। और ये जो गुणा होता है जो इस तरीके से गुणा का चिन्ह से हम अगर गुणा कराते हैं तो ये अदिश गुणन हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो हुआ है ये सदिश गुणन हुआ है, सदिश गुणा हुआ है, और यहाँ पे ये जो गुणा हुआ है ये अदिश गुणा हुआ है, अदिश गुणा हुआ है। आशा करता हूं समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट हो ही गया और थोड़ा सा बचा हुआ है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अगला हमारा आता है अंतिम जो है एकांक सदिश, जिसे हम इकाई सदिश के नाम से जानते हैं। बहुत ही सिंपल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे कि ऐसा सदिश जिनका परिमाण एकांक हो उसे एकांक सदिश कहते हैं। मतलब ऐसा कोई भी सदिश जिनका क्या है परिमाण क्या हो एकांक हो, तो उसको हम क्या कहेंगे एकांक सदिश कहते हैं, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं एकांक सदिश कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, ऐसा सदिश जिनका परिमाण एकांक हो उसे एकांक सदिश कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी हम उसको बताएंगे, एग्जाम्पल समझा देंगे, ठीक है ना। बट यहाँ पे नोट्स में कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, ये भी समझ लीजिए कि ये जो एकांक सदिश है यह दिशा केवल मतलब यह सदिश केवल दिशा बताता है। मतलब एकांक जो सदिश है ना केवल उसकी दिशा बता सकता है कि किस ओर है, उसकी परिमाण नहीं बता सकता, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे याद रखेंगे जो एकांक सदिश है तो उसको ए के ऊपर मतलब इस तरीके से कैप हम ऊपर लगाते हैं, जैसे कि ए और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ऊपर इस तरीके से कैप लगेगा, ये हटा दीजिए, तो ये कैप लगता है इस तरीके से, ठीक है ना। इसको हम क्या पढ़ेंगे ए कैप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जी ए कैप, तो ए कैप हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक हो एक हो तो उसे हम एकांक सदिश कहते हैं। जैसे कि मतलब मान लेते हैं ये कोई सदिश है जिसकी लंबाई मान लेते हैं 6 मात्रक है, 6 मात्रक, ठीक है ना। 6 मात्रक का मतलब कि मान लेते इसकी लंबाई मीटर में हो सकता है 6 मीटर, या मिलीमीटर में हो सकता है 6 मिलीमीटर हो सकता है, ठीक है ना, या सेंटीमीटर में भी हो सकता है। तो इसलिए हमने मात्रक को बताया नहीं कौन सा है, बट कुछ भी है, मान लेते हैं 6। तो ये 6 क्या है, 6 ये क्या है, ये इसका परिमाण है, इसकी लंबाई 6 है। अब इसको मान लेते हैं 6 बराबर भागों में हम तोड़ दें इसको। अगर हम 6 बराबर भागों में तोड़ देंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। तो देखिए एक 6 मात्रक है, मतलब 6 मान लेते हैं 6 मीटर है, तो 1-1 मीटर में हमने तोड़ दिया, 1-1 मीटर में तोड़ दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि ऐसा कोई भी सदिश जिसका परिमाण जो हो एकांक हो जाए। तो अब ये पहले तो 6 था बट अब सभी का 1-1 हो गया है, सभी का 1-1 हो गया है। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक हो तो उसे ही को हम क्या कहते हैं एकांक सदिश या इकाई सदिश कहते हैं। तो यही बात है जी यहाँ पे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इतना ही रहने देते हैं। आज के इस वीडियो में हमने सदिशों का निरूपण और सदिशों के प्रकार पर डिस्कस किया है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मात्र मैं 2 बातें कहूँगा, यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको सिंपल वे में यहाँ पे समझाया गया है तो एक दिल वाली रेड इमोजी आपको भेज देनी है, एक दिल वाली रेड इमोजी आपको भेज देनी है।
दूसरी बात, अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता, जैसे मान लेते हैं एकांक सदिश नहीं आ रहा है, तो यूट्यूब पे लिखिएगा एकांक सदिश और ब्रदर सर लिखकर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो हमारे मिल जाएंगे। अगर आप हमसे चैप्टर वाइज क्लास 11 का फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ जी, चैनल पे नए होंगे ना, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट की आवश्यकता है दोस्तों, कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।